हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। पिछली क्लास में मैंने निराला पार्ट 1 में आपको निराला के संबंध में तमाम जानकारियां दी, उनके काव्य संग्रहों के बारे में, उनकी कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध इत्यादि के बारे में जानकारी दी थी। आज इस पार्ट में हम लोग, ये निराला पार्ट 2 होगा, इस पार्ट में हम लोग कुछ और बातें करेंगे और फिर देखते हैं कि ये निराला जी का पार्ट 2 में समापन हो पाता है या नहीं, या इनके लिए पार्ट 3 बनाना पड़ता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी बात। मैं यहाँ से कुछ बोलूँगा, आपकी इच्छा हो आप उसे लिख लें, अन्यथा इस वीडियो को 3-4 बार सुने, 5 बार, जब भी मौका मिले आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। फिर भी याद नहीं होता है तो एक बार आप इसे ज़रूर लिख करके और फिर पढ़ें और लिखें। चलिए अब हम बात करते हैं निराला की सबसे पहली कविता कौन सी है। तो निराला की सबसे पहली कविता है जूही की कली, और सबसे अंतिम कविता है पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। पहली कविता है जूही की कली और अंतिम कविता है पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक लोचा है। लोचा क्या? निराला जी के जो सबसे बड़े आलोचक, सबसे बड़े समीक्षक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, वे ये मानते हैं कि निराला जी की जो पहली रचना है वो है भारत माता की वंदना। ठीक है, इनकी जो प्रथम रचना है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या मानते हैं। अगर मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि रामविलास शर्मा के अनुसार पहली रचना कौन सी है, तो वो जूही की कली नहीं है, वो है भारत माता की वंदना। ठीक है, लेकिन निराला जी स्वयं कहते हैं मेरी जो पहली रचना है वो है जूही की कली। तो निराला के अनुसार पहली कविता है जूही की कली और डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार पहली कविता है भारत वंदना। अंतिम कविता में कोई दिक्कत नहीं है, अंतिम कविता है पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। ठीक, अब हम बात करते हैं निराला के प्रथम काव्य संग्रह की। निराला का प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका। क्या नाम है? अनामिका। और अंतिम काव्य संग्रह है सांध्य काकली। सांध्य काकली 1969 ईस्वी में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। ये इनका अंतिम काव्य संग्रह है और प्रथम काव्य संग्रह है निराला जी का अनामिका। ये 1923 में प्रकाशित हुआ था। ठीक, अनामिका को मैंने कल बताया था आपको पहले पार्ट में कि अनामिका का द्वितीय संस्करण दोबारा प्रकाशित किया गया था 1938 में। ये पहले संस्करण से बिल्कुल एक अलग संस्करण है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण कविताएं संग्रहित हैं निराला जी की। कौन कौन सी हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनामिका में इनकी सबसे पहली कविता संग्रहित है सरोज स्मृति। कविता का नाम क्या है? सरोज स्मृति। इनकी बेटी का नाम था सरोज, तो उनकी स्मृति में निराला जी ने ये कविता लिखी है, सरोज स्मृति। दूसरी कविता है सच है। तीसरी कविता है बहुत ही महत्वपूर्ण कविता राम की शक्ति पूजा। और चौथी कविता जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। तो सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, ये सच है और तोड़ती पत्थर, ये सारी कविताएं कहाँ पर हैं? अनामिका के द्वितीय संस्करण में जो 1938 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तोड़ती पत्थर के बारे में बात कर लें तो तोड़ती पत्थर 1937 ईस्वी में एक पत्र चलता था, एक पत्रिका चलती थी, उसका नाम था सुधा। सुधा में 1937 में यह कविता पहले प्रकाशित हुई थी तोड़ती पत्थर, उसके बाद फिर ये अनामिका में प्रकाशित हुई। उनका जो द्वितीय संस्करण अनामिका का निकला तो उसमें प्रकाशित हुई। ठीक, निराला की एक और काव्य संग्रह है, उसका नाम है परिमल। परिमल जो चर्चित कविताएं संग्रहित हैं परिमल काव्य संग्रह में, वे जान लेते हैं कौन कौन सी कविताएं हैं। तो इसमें है जूही की कली, बादल राग, बहुत शानदार कविता है बादल राग, विधवा, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी। ये इतनी कविताएं हैं। कौन कौन सी, एक बार फिर से देख लेते हैं। जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग और संध्या सुंदरी, ये रचनाएं हैं परिमल नामक काव्य संग्रह में
जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। अब आगे चलते हैं। 1916 ईस्वी में हिंदी बंगला का तुलनात्मक व्याकरण, ये इनकी एक रचना है, वो सरस्वती में प्रकाशित हुआ। कब? 1916 में। हिंदी बंगला का तुलनात्मक व्याकरण, क्योंकि आप बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में आप बहुत दिनों तक रहे, तो सरस्वती नामक पत्रिका में 1916 ईस्वी में हिंदी और बंगला का तुलनात्मक व्याकरण आपका प्रकाशित हुआ था। ठीक। आप शायद जानते होंगे कि निराला जी को पूरे जीवन में अर्थाभाव बहुत ज़बरदस्त रहा। धन का अभाव आपके जीवन में बहुत ज़्यादा था और इस धन के अभाव को अभिव्यक्त करने वाली उनकी तमाम कविताओं में उनकी ये संवेदना प्रकट हुई है। राम की शक्ति पूजा में तो यहाँ तक कह देते हैं कि जीवन पाते ही आया विरोध, मतलब जैसे ही मैंने जीवन पाया वैसे ही विरोधों का मुझे सामना करना पड़ा। फिर एक जगह और कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। फिर एक जगह राम की शक्ति पूजा में और ये कहते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, दो बूंद पुनः ढल के दृगजल। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन। भगवान राम के नयन छल छल हो जाते हैं कब? जब मेघनाद शक्ति मार देता है लक्ष्मण जी को, तो ये बात कहते हैं कि मैं न्याय के पक्ष में खड़ा हूँ, दशानन अन्याय के पक्ष में खड़ा है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, शक्ति जो बाण है वो अन्याय की साइड में है, मैं न्याय की साइड में खड़ा हूँ, मेरा भाई मरने वाला है, मरणासन्न है। तो ये सारी जो वेदनाएं निराला जी की निकलती हैं वे इनके भीषण अर्थाभाव को ही कहीं न कहीं प्रकट करती हैं। निराला की तमाम ऐसी गद्यात्मक रचनाएं हैं, इनके निबंध हैं, इनके उपन्यास हैं, जिनमें इनके अर्थाभाव का जो संकट था, अर्थ का जो संकट था, वो प्रतीत होता है। ऐसी कौन सी रचनाएं हो सकती हैं? देखिए, एक तो इनकी लिली रचना है, लिली कहानी संग्रह है। चतुरी चमार है इनका, सुकुल की बीबी है, सखी, अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरूपमा। इतनी रचनाएं ऐसी हैं जिनमें निराला जी की जो आर्थिक संवेदना है, जो अर्थ से इतने परेशान थे, धनाभाव से परेशान थे, वो धनाभाव से परेशानी की संवेदना इन रचनाओं में निकल करके आई। कौन कौन रचनाएं हैं? लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीबी, सखी, अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरूपमा। अगली बात करते हैं, अगला पॉइंट। आप जानते हैं कि जो प्रयोगवाद में मुक्त छंद चला उसके प्रवर्तक कौन हैं? जी हाँ, वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचना है परिमल। परिमल अभी जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, इसमें जूही की कली है, बादल राग है, विधवा है, भिक्षुक है, पंचवटी प्रसंग है, संध्या सुंदरी इत्यादि कविताएं हैं संकलित उस परिमल नामक काव्य संग्रह में। तो परिमल की भूमिका में निराला जी लिखते क्या हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। कहाँ लिखा है ये? परिमल की भूमिका में। किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये परिमल की भूमिका में लिखा हुआ है। किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। फिर इसी बात को और डिटेल में वे एक जगह और कहते हैं। कहाँ? उनका एक निबंध है, निबंध का नाम क्या है? मेरे गीत और कला। क्या नाम है? मेरे गीत और कला। तो मेरे गीत और कला नामक निबंध में निराला ने लिखा है कि भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं। ये कहाँ लिखा है? मेरे गीत और कला नामक निबंध में। किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये मुक्त छंद के प्रबल समर्थक थे और मुक्त छंद में ही आपकी जूही की जो कली कविता है वो मुक्त छंद में ही है। ठीक, चलिए अगले बिंदु पे बात करते हैं। ये कहते हैं कि इनकी रचना जो परिमल है
उसके दूसरे खंड की रचनाओं को निराला जी ने मुक्त गीत कहा है। क्या कहा है? मुक्त गीत। किसे? परिमल के द्वितीय खंड की रचनाओं को निराला जी ने मुक्त गीत कहा है। परिमल के प्रथम खंड में एक बड़ी ही उत्कृष्ट कविता है इनकी, और वो है क्या? जग को ज्योतिर्मय कर दो। जग को ज्योतिर्मय कर दो, ये परिमल के प्रथम खंड में संग्रहित है। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं मुक्त गीत, वो परिमल के द्वितीय खंड की रचनाओं को कहा है निराला जी ने मुक्त गीत। अब इनका अगला काव्य संग्रह है गीतिका। गीतिका में दो बहुत महत्वपूर्ण कविताएं संकलित हैं, वो जान लेते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो ये है कि वरदे वीणा वादिनी वरदे, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है निराला जी की, वरदे वीणा वादिनी वरदे। और दूसरी कविता इनकी संकलित है भारती जय विजय करे। ये बहुत चर्चित कविताएं हैं, भारती जय विजय करे और वरदे वीणा वादिनी वरदे। ये दोनों कविताएं निराला जी की बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं। ये गीतिका नामक काव्य संग्रह में संग्रहित हैं। ठीक, गीतिका के विषय में आचार्य शुक्ल ने एक टिप्पणी की है, वो आप सुन लीजिए क्या टिप्पणी करते हैं आचार्य शुक्ल जी। लिखते हैं कि गीतिका में इनके ऐसे गीतों का संग्रह है जिनमें कवि का ध्यान संगीत की ओर अधिक है, अर्थ समन्वय की ओर कम। संगीत की ओर इनका ध्यान अधिक है, अर्थ समन्वय की ओर इनका ध्यान थोड़ा कम है। ये टिप्पणी कौन करता है? ये टिप्पणी करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए अगले बिंदु पर बात करते हैं। 1935 से लेकर के 1938 निराला जी के जीवन काल में, ये 1935 से 1929 जो 3 वर्ष का अंतराल है, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। किस कारण महत्वपूर्ण था? क्योंकि निराला जी ने 1935 से 1938 के बीच में जो रचनाएं करी, वे अपने जीवन की बिल्कुल मैच्योर रचनाएं थी। बिल्कुल मैच्योर पोएम, पोएट्री, गद्य, प्रोज, जो कुछ भी लिखा है इन्होंने 1935 टू 1938, ये निराला की रचनाओं का मैच्योर काल है, ये प्रौढ़ काल है। और इसी दौरान की कविता लिखी गई थी कौन? तुलसीदास। तुलसीदास में कथा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका चिंतन। तुलसीदास में तुलसी की कथा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस कविता में जो चिंतन पक्ष है, चिंतन पक्ष की प्रधानता है। तुलसीदास जो कविता है वो 100 छंदों में रचित है, एक खंड काव्य है और बहुत लंबी कविता है। कथा की अपेक्षा इस खंड काव्य में, 100 छंदों के इस खंड काव्य में किसकी प्रधानता है? चिंतन पक्ष की प्रधानता है। ठीक, निराला की एक कविता है सरोज स्मृति। अपनी बेटी सरोज की स्मृति में इन्होंने इसे लिखा था और ये कहा जाता है कि यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है, जिसे हम कहते हैं एलिजी। आपने शायद अंग्रेजी में पढ़ा होगा मैथ्यू अर्नोल्ड साहब की एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। एलिजी मतलब होता है शोक गीत। कोई आपको शोक हो जाए, कोई करुणा आ जाए आपके अंदर, कोई दुख वेदना दर्द आ जाए, तो उस दुख वेदना दर्द शोक और करुणा को प्रकट करने के लिए जो गीत गाया जाता है, दैट इज शोक गीत। तो निराला जी ने अपनी बेटी की स्मृति में जो लिखा है सरोज स्मृति, आप उसे पढ़ेंगे आपका कलेजा फट जाएगा। इतनी दारुण कथा है इनकी बेटी की, पैदा होने से लेकर के विवाह देखने तक, विवाह करने तक, और दहेज और क्या दुनिया भर की बातें हैं, जिसको निराला जी ने एकदम बेबाक 100% यथार्थ की भूमि पर लिखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार आप ज़रूर पढ़ेंगे, भले आप अपना एग्जामिनेशन दे लें उसके बाद आप पढ़ें। PDF आपको मिल जाएगी गूगल पर इसको पढ़ने की, सरोज स्मृति। तो क्या कहते हैं इसके बारे में? कहा जाता है कि यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं एक और रचना की इनके। मैंने बात अभी उठाई थी राम की शक्ति पूजा की, और मैंने उसमें से कुछ 2-4 पंक्तियां आपको सुनाई थी। ये एक महाकाव्यात्मक कविता है और इस पर प्रभाव किसका है? बांग्ला में एक ग्रंथ है, उसका नाम है कृतवास रामायण। क्या नाम है? कृतवास रामायण। तो कृतवास रामायण का प्रभाव है राम की शक्ति पूजा पर। बहुत उच्च कोटि की, बहुत उत्कृष्ट रचना है और आपके जितनी भी बड़ी परीक्षाएं होती हैं उनके सिलेबस में ये कविता समाहित की गई है। अब जरा बात कर लें कि इनका नाम जो निराला हुआ ये कैसे हुआ।
असल में क्या था कि इन्होंने एक पत्र का संपादन किया था। उसका संपादकीय कार्यभार जो है उन्होंने जब ग्रहण किया, उस पत्र का नाम था मतवाला। तो मतवाला पत्र का संपादकीय कार्यभार जब इन्होंने ग्रहण किया तो इन्होंने अपने आप को क्या कहा? निराला कहा। ठीक। और मतवाला का जो अंक निकला 1923 में, उसका एक ध्येय वाक्य था। उस पत्र का एक ध्येय वाक्य था। वो ध्येय वाक्य क्या था? मैं सुना रहा हूं आपको। अमीय गरल शशि शीकर रविकर राग बिराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है ये मतवाला। अमीय गरल शशि शीकर रविकर राग बिराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है ये मतवाला। तो ये ध्येय वाक्य था मतवाला नामक पत्र का, और उसी के अनुरूप इन्होंने अपना नाम रख लिया, क्या? निराला। निराला की जो कविता है जूही की कली, वो मतवाला के 18वें अंक में 1923 में प्रकाशित हुई थी। और इसमें लेखक का जो पूरा नाम छपा था वो क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इस कविता के साथ एक थोड़ा सा विवाद भी है। विवाद बिटवीन निराला एंड आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हुआ क्या कि निराला ने जब ये रचना लिखी जूही की कली, तो इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास सरस्वती पत्रिका में छापने के लिए इन्होंने सेंड किया, भेजा कि आप इसे महाराज जी पंडित जी से छाप दो आप। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मना कर दिया कि भाई साहब, मैं आपकी इस कविता को नहीं छाप सकता हूँ। कारण पूछा गया, क्या कारण है? तो कहा ये कविता है, अश्लील कविता है आपकी, इसमें थोड़ी अश्लीलता है, इसलिए मैं सरस्वती में अश्लीलता का कंटेंट जिन कविताओं में रहता है मैं उन्हें नहीं छापता हूँ। तो इस बात को लेकर के दोनों लोगों में थोड़ा विवाद भी हो गया था। हालांकि जूही की कली में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे समझ ऐसा कुछ नहीं है जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मना कर दिया था। लेकिन अब महावीर प्रसाद द्विवेदी की उस जमाने में क्या अंडरस्टैंडिंग रही होगी वो समझना कठिन काम है थोड़ा। तो खैर इतना आप जानिए कि जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगा करके सरस्वती पत्रिका में रायबरेली के एक बहुत बड़े आदमी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने छापने से मना कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। और अगर आपको लगता हो कि अश्लीलता क्या है, तो एक बार आप जूही की कली कविता पढ़ करके देखें कि क्या अश्लील है और क्या अश्लील है, क्या आपको लगता है। ठीक है, जरूर पढ़िए एक बार आप जूही की कली। निराला की एक कविता है बादल राग। बादल राग में जो बादल है वो किसका प्रतीक है? तो जान लीजिए, बादल वर्षा ये सब प्रतीक किसके हैं? राग में बादल वर्षा सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। राग में जो बादल की बरसात है या बादल की गड़गड़ाहट है बादल राग में, वो क्या है? सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। बादल राग में जो बादल की वर्षा है या उसकी गड़गड़ाहट है वो है सामाजिक क्रांति का प्रतीक। निराला की एक कविता है तुलसीदास, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। आचार्य शुक्ल ने उस कविता के बारे में क्या कहा है आप जान लीजिए। लिखते हैं शुक्ल जी कि तुलसीदास निराला की बड़ी रचना है, जो अधिकांश अंतर्मुख प्रबंध के रूप में है। यानी तुलसीदास निराला की एक बड़ी रचना है, ऐसा मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी जो है वो निराला के बड़े कठोर आलोचक थे। ऐसा माना जाता है कि शुक्ल जी निराला के कठोर आलोचक हैं। उन्होंने कहा है कि निराला में बहुस्पर्शनीय प्रतिभा है। सबसे अधिक विशेषता आपके पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है, जिसे देखकर ही बहुत से लोग रबर छंद, केचुआ छंद आदि कहने लगे थे। बेमेल चरणों की आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक की है। ये सब बातें निराला के बारे में कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जो पूछी जाती है पंक्ति, उसमें ये पूछी जाती है कि जिसे देखकर ही बहुत से लोग रबर छंद और केचुआ छंद आदि कहने लगे थे। ये कथन निराला के बारे में, निराला की कविताओं के बारे में किसका है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। निराला की एक कविता है बिल्कुल निराला के ही नाम की तरह, कुकुरमुत्ता। बहुत ज़बरदस्त कविता है कुकुरमुत्ता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ी होगी या शायद कभी आप पढ़ेंगे। कुकुरमुत्ता की ये वो लाइन है, अबे सुन बे गुलाब
भूल मत तूने पाई जो खुशबू रंगोआब, खून चूसा खाद का तूने असिस्ट, डाल पर इतरा रहा है बनकर कैपिटलिस्ट। यह पंक्ति कुकुरमुत्ता नामक कविता की है। इसमें एक राजा साहब हैं, उनकी बेटी है, और एक माली है और उसकी बेटी है। इन्हीं दोनों की एक कथा है कुकुरमुत्ता नामक कविता में। आप पढ़ेंगे, सामाजिक क्रांति करने वाली ये बहुत ज़बरदस्त कविता है। तो कुकुरमुत्ता के बारे में प्रभाकर माचवे ने क्या लिखा है? प्रभाकर माचवे ने कुकुरमुत्ता को निराला का प्रस्थान बिंदु कहा है। क्या कहा है? निराला का प्रस्थान बिंदु। जबकि एक और बड़े आलोचक हैं नंद किशोर नवल साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कुकुरमुत्ता संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु है। प्रभाकर माचवे निराला का प्रस्थान बिंदु कहते हैं, तो नंद किशोर नवल संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु इसे मानते हैं। और वहीं पर इनकी एक कविता है तोड़ती पत्थर, जिसे मैंने अभी आपको सुनाया 2 लाइन उसकी। तोड़ती पत्थर मैंने देखा उससे इलाहाबाद के पथ पर, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। तो ये कविता जो है वो डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, जो बहुत प्रसिद्ध आलोचक, समीक्षक, इतिहासकार हैं। उन्होंने क्या कहा? इसे प्रगतिशील कविता का मॉडल कहा है। तोड़ती पत्थर को डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रगतिशील कविता का मॉडल कहा है। निराला जी का एक काव्य संग्रह है अणिमा। ये पूछा जाता है कि अणिमा नामक काव्य संग्रह को निराला जी ने किसे समर्पित किया था? तो ये जान लीजिए, निराला जी ने अणिमा 1943 में काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था और निराला जी ने इसे डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को समर्पित किया था। इसमें निराला जी की 44 कविताएं हैं, जिसमें मैं अकेला, स्नेह निर्झर बह गया है, ये कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं अणिमा में। समर्पित किसे किया है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को। अब मैं इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। आप इसे अच्छे से पढ़ें लिखेंगे। अगर आप लिख सकें तो बेहतर है, ना लिख सकें तो 2, 4, 6 बार इसे हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आप सुनेंगे तो भी आपको आसानी से ये याद हो जाएगी। क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है, उत्तर लिखा ही मिलेगा आपको। केवल पहचानने की ज़रूरत है कि इसमें सही उत्तर कौन सा है। आपको उत्तर ढूंढना नहीं है, उत्तर तो लिखाया मिलेगा, बस आपको पहचानना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वीडियो आप 2-4 बार सुन लेंगे तो वो पहचान आपकी क्लियर हो जाएगी। बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी साहित्य के एक जागरूक विद्यार्थी हों तो आप इस नोट्स को ज़रूर लिखिए, इसे कंपाइल करके लिखिए और हमेशा इसे आप पढ़ते रहिए। तो चलिए, अगली वीडियो हमारी आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। नमस्कार।